नमस्कार दोस्तों, रिधि आइस यूट्यूब चैनल्स पे एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हम लोग उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिस कंपनी ने दुनिया के 96 देशों को अपना गुलाम बनाया। जिस कंपनी के बारे में ये कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में, इस कंपनी के राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता है। भारतीय उपमहाद्वीप में शायद ही कोई ऐसा देश है जो अंग्रेजों का गुलाम ना बना हो। या दुनिया की 2/3 आबादी ऐसी है, या इतनी बड़ी जनसंख्या है, या फिर इतने बड़े क्षेत्रफल पे अंग्रेजों का कब्जा रहा है। आज हम लोग उस कंपनी की बात कर रहे हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जिस जमाने में ये यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, उस जमाने में इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 28% था। यदि पूरी दुनिया यदि 100 रुपए अर्न कर रही थी, तो 28 रुपए अकेले सिर्फ और सिर्फ भारत में अर्निंग हो रहा था। और उस जमाने में ब्रिटेन की यदि हम बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 2% जीडीपी था, वर्ल्ड जीडीपी था ब्रिटेन का। और सिर्फ 100 रुपए में से 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का था। अब इसी कंपनी की बात हम लोग कर रहे हैं। और जब हमने इसका स्टेप बाय स्टेप लास्ट वीडियो में हमने दिया है कि 1599 में कैसे ये कंपनियां जो है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए कंपनियों की एस्टैब्लिशमेंट हुई है। शुरुआत में 76 लोगों के द्वारा जो है ये कंपनी एस्टैब्लिश किया गया। बाद में वहां पे लंदन के जो 125 कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट उसमें स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 1999 को वहां की जो शासिका थी, उसने एक परमिशन लेटर जारी किया, रजिस्टर्ड कर दिया इस कंपनी को। और इस कंपनी को ये परमिशन दिया कि साउथ ईस्ट एशियन किसी भी कंट्रीज में जाकर के ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। और ये लेना उस जमाने में जरूरी होता था, क्योंकि कंपनियां जो होती थी अपने कंट्री की, अपने टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती थी। और ये उन्होंने लिया। फिर 1605 की एक घटना आती है जिसके बारे में मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि 1605 में जो महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट है, उसकी डेथ होती है। और चार्ल्स फर्स्ट जो है नया शासक बनता है, या जेम्स फर्स्ट जो है नया शासक बनता है। और उसके बाद इसने क्या किया कि उस कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 15 इयर्स की जो परमिशन लेटर्स है, इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया। ठीक है। और साथ में ही उसने क्या किया कि इंडियन जो इम्पायर है, इंडियन जो शासक है, भारतीय जो शासक है, दैट मीन्स की जो मुगल शासक थे, उसके नाम से उसने एक लेटर लिखा। और उस लेटर में इस बात की परमिशन मांगी कि भारत में जाकर के ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था, हेक्टर नामक जहाज के साथ में ये यहाँ पे पहुंचा था। और 1608 में आफ्टर 3 इयर्स ऑफ लॉन्ग जर्नी, 3 साल लगातार समुद्री यात्राओं में अलग अलग पड़ाव पे होता हुआ वो 1608 ईस्वी में कहाँ पहुंचा, सूरत बंदरगाह पे। और सूरत बंदरगाह से वो यहाँ से पहुंचा आगरा, जो उस जमाने में मुगलों की कैपिटल हुआ करती थी। और यहाँ से ये क्वेश्चंस भी आया है कि मुगलों की सेकंड कैपिटल कौन थी। तो शुरुआती दौर में जो है आगरा उनकी कैपिटल थी। और बाद में शाहजहां ने शाहजहानाबाद एस्टैब्लिश किया और दिल्ली की स्थापना की, और उसके बाद दिल्ली भी उनका कैपिटल हुआ। तो ये सेकंड कैपिटल उनका हुआ है। फिर आगरा के बाद उसने क्या किया, अजमेर में, चूंकि जहांगीर जो है वो आगरा में नहीं था उस टाइम में, और वो अजमेर में शिकार पे था। तो फिर वो अजमेर में गया, और अजमेर में उसकी मुलाकात कहाँ से, कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात जो है जहांगीर से हुई। और ये भी कहा जाता है कि उस जमाने में अंग्रेजों ने क्या किया कि इस्लामिक ड्रेसेस को पहना जहांगीर के सामने में जाने के लिए। घुटने केवल रेंग करके अजमेर में उसके दरबार में उपस्थित हुआ था। और ये उसी कंपनी की और उसी ऑफिसर्स की बात हो रही है कि जिस कंपनी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने कब्जे में लिया है। ठीक है ना। तो शुरुआत में वहां से जो छोटे मोटे गिफ्ट्स लाया था वो उसने पेश किया, और अपनी पेशकश रखी कि हम भारत में ट्रेड करना चाहते हैं, वो लेटर उसे दिया। लेकिन जहांगीर ने अन्य व्यापारिक समुदाय के प्रेशर में या दबाव में इस उन्हें परमिशन नहीं दिया, व्यापार करने की छूट भारत में नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि यहाँ से पहले से स्पाइस का जो ट्रेड था, जो स्पाइस का ट्रेड है, उस पे जो डोमिनेशन था, वर्चस्व था, वो अरेबिक मुसलमानों का था। उसके बाद सेकंड जो वेनिस जो ट्रेडर है, जेनेवा के व्यापारी है, उसका था डोमिनेशन। फिर इसके बाद पोर्तुगीज यहाँ पे आ गए थे 1498 में। और फिर उसके बाद डच। ये 4 कम्युनिटीज है जो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रही थी। और ये तमाम जो व्यापारिक ग्रुप है, इन्होंने प्रेशर बनाया जहांगीर के ऊपर कि इन्हें व्यापार करने की छूट यहाँ पे नहीं दिया जाए। और जहांगीर ने वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस के फारसी से, क्योंकि ये फारसी का बहुत ही अच्छा विद्वान था, और फारस बहुत बड़ा स्कॉलर था,
फारसी का, और उसके फारसी की विद्वता से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने उसे खान का टाइटल दिया था। ही इंटाइटल्ड खान टू कैप्टन हॉकिंस। और खान का मतलब इस्लाम में होता है श्रेष्ठ, जैसे आर्य शब्द का जो मतलब है हिंदी में, इन द सेम टाइप खान का मतलब होता है इस्लाम में। तो खान की उसने टाइटल दी, 400 जात का जो है मनसब दिया, आगरा में रहने की इजाजत दी उसे कि आगरा में आप रह सकते हैं, हमारी जो कुछ भी आपका जो एक मुगलों की तरफ से जो जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी रिगार्ड है, जो भी फैसिलिटीज है, वो आपको मिलेगा, लेकिन आप ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते, ट्रेड की हम छूट आपको नहीं देंगे। फिर इन्होंने क्या किया, 1608 में एक टेम्पोररी फैक्ट्री जो है वहां पे स्टार्ट किया, कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, टेम्पोररी फैक्ट्री एक आगरा में खोला और यहाँ से एक छोटा मोटा व्यापार जो है इन्होंने प्रारंभ किया। फिर उसके बाद 1610 की एक घटना होती है, 1610 के बाद एक डेट आता है 1611 का, और जहांगीर ने क्या किया, एक फरमान जारी करके, एक ऑफिशियल लेटर जारी करके, एक परमिशन लेटर जारी करके इस बात इशू किया कि ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को या अंग्रेजी कंपनियों को भी यहाँ ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। और फिर आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री जो है डाल दी, और ये जो टेम्पोररी फैक्ट्री है इसे परमानेंट फैक्ट्री में चेंज किया, परमानेंट फैक्ट्री में क्या किया, चेंज कर दिया। तो अब दोस्तों हम लोग ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में किया है, 1599 से आपका 1707 तक हमने किया है, इसको बस रिकॉल हमने किया है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 1632 की बात करते हैं, तो 1632 में वो मद्रास पे उनका कब्जा हुआ। 1668 की बात करते हैं तो बॉम्बे पे उनका कब्जा हो गया। ठीक है, और 1707 में आकर के क्या हुआ, कलकत्ता, जिसकी स्थापना उन लोगों ने की थी, इसकी ये तीनों ही जो इंपॉर्टेंट शहर थे, जो महत्वपूर्ण शहर है, तीनों पे इनका क्या हुआ, कब्जा हो गया। अब 1707 के बाद की बात घटना है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट घटना है 1717 का। देखिए, मार्च 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, औरंगजेब की डेथ होती है। ठीक है, और टोटल जो मुगल शासक हैं उसमें से जो 6 प्रारंभिक शासक हैं, या हम बात करें हुमायूं की बात करें, अकबर की बात करें, जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, बाबर की बात करें, या फिर औरंगजेब की बात करें, ये सब के सब क्या थे, पावरफुल शासक थे। और जब तक मुगलों का शासन यहाँ पे रहा, जब तक औरंगजेब तक सारी चीजें, स्थिति जो है नियंत्रण में थी, पूरा हिंदुस्तान कंबाइंड जो है आप एकीकृत था, आप ये ऐसा कर सकते हैं। और औरंगजेब की जैसे ही डेथ होती है तो कई सारे रीजनल स्टेट जो है, कई सारे क्षेत्रीय शासक है, रीजनल स्टेट है, वो उनका जन्म हो जाता है। जैसे आगरा, जैसे बंगाल स्वतंत्र हो जाता है, अवध स्वतंत्र हो जाता है, मैसूर स्वतंत्र हो जाता है। मराठों से तो पहले से इनका प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है ना। तो तमाम कई छोटे छोटे राज्यों का जन्म जो है भारतीय नक्शों पे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि टोटल इनका स्टेट उस जमाने में भी 12 था। टोटल जो यदि हम बात करें तो 12 प्रोविंस कुल हुआ करते थे, जिसको मुगलों के जमाने में सूबा कहा जाता था। कुल सूबा जो है इनके पास में कितना था, 12। टोटल 12 सूबे थे इनके पास में, स्टेट थे इनके पास में। और इन्होंने क्या किया था, सेंट्रलाइज कर रखा था सबको। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो ये सारे जो सूबे थे वो टूट के बिखरने लगे। और इसी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस का, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसी का बेहतरीन फायदा जो है अंग्रेजों ने उठाया है। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसका डेथ हुआ, और डेथ होने के बाद 1717 की हम लोग बात कर रहे हैं कि 1717 में एक शासक था फारूक सियर, एक शासक था फारूक सियर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मुगल शासक है। कि 1717 में फारूक सियर ने क्या किया कि 3 फरमान जो है, 3 फरमान अंग्रेजों के लिए या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किए। और ये जो 3 फरमान थे, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ये मैग्ना कार्टा क्या है कि 1246 में ब्रिटेन में पहली बार सिविलियंस ने या आम नागरिकों ने अपने अधिकार की बात की थी। ठीक है, और उस घटना को क्या कहा गया वर्ल्ड हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा। आप संविधान में भी इस टर्म का यूज देखते होंगे मैग्ना कार्टा, मतलब विच आर्टिकल इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन के फील्ड में आपने देखा होगा वुड्स डिस्पैच, पूछा जाता है कि विच dispatch is या which education committee as well as dispatch is known as Magna Carta of Education। ठीक है ना, तो ये जो मैग्ना कार्टा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहला है। क्या वो जो 3 फरमान थे जो फारूक सियर ने इशू किए, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये 3 फरमान क्या था, एक फरमान जो पहला फरमान था उसमें ये इन्होंने ये कहा कि आपको 3000 रुपए का एनुअल रेंट देना है, वार्षिक वार्षिक रेंट देना है, और उसके बदले में पूरे बंगाल में आप व्यापार कर सकते हैं। दूसरा फरमान ये था कि 10,000 रुपए का एनुअल रेंट आपको देना है, पूरे सूरत में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आने जाने की उनकी अनुमति थी। और तीसरा और सबसे जो ब्लंडर मिस्टेक था वो ये था कि इन्होंने ये कहा कि सिक्के जो आपके हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के थे उसको भी भारतीय बाजार में अलाउ कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था, क्योंकि एक ही बाजार में 2 सिक्के कभी प्रचलन में नहीं होते। ठीक है ना, ये इकोनॉमी के लिए खतरा बना रहता है। तो ऐसा कभी आप नहीं देखेंगे हिस्ट्री में कि दो दो प्रकार के सिक्के जो है या दो अलग अलग जो लोगों के द्वारा जारी किए गए सिक्के जो है मार्केट में इशू हो रहे हो। तो अच्छा, एक चीज और भी है कि 1599 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब एक कंपनी बनती है और 1608 या 1611 में जब यहाँ पे ट्रेड को स्टार्ट करती है, तो ये सब पावर उनको मिला हुआ था पहले पहले से। ब्रिटेन की जो शासिका है उसके द्वारा ये पावर मिला हुआ था कि वो अपना एक डिफेंस सिस्टम रख सकती है, वो अपने सिक्कों को ढाल सकती है, पॉलिटिकल कोई भी डिसीजन लोकल लेवल पे ले सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई डिसीजन ले सकती है, किसी के साथ में एग्रीमेंट तय कर सकती है। ये तमाम जो विशेषाधिकार हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले हैं। और लास्ट वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि अन्य कंपनियों की तुलना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस होने के जो सर्वाधिक जो कारण है उन्हीं में से एक ये कारण है कि सरकारी नियंत्रण का कम होना। ब्रिटेन का नियंत्रण जो है इन कंपनियों पे कम था। ये कंपनियां जो थी बहुत सारे नियंत्रण अपने ऑन बेसिस पे ले सकते थे किसी भी रीजन में। तो ये 3 फरमान है, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसने कहा है, ओम्स ने। ठीक है ना, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इसको मैग्ना कार्टा कहा है, किसी एशियाटिक हिस्टोरियंस के द्वारा या इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा ये नहीं कहा गया है। अच्छा, ये क्यों मैग्ना कार्टा कहा गया कि जब ये तीनों फरमान या ये जो 3 विशेषाधिकार थे जब इनको मिले, इन विशेषाधिकारों के बाद ये जो 3 विशेषाधिकार प्राप्त हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके बाद इस कंपनी का जो मुनाफा है, कंपनी का मुनाफा 26 गुना बढ़ गया। मुनाफा क्या हुआ, 26 गुना बढ़ गया। अब आप देखिए कि यहाँ जितनी भी कंपनियां थी, दैट मीन्स की पोर्तुगीज, डच और अंग्रेज, ये तीसरी व्यापारिक समुदाय है जो भारत यात्रा पे आई थी। अब ये तीनों कंपनियां जो पैरेलली आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिशन में थी ट्रेड को लेकर के, इन तीनों के मुकाबले इनको सबसे ज्यादा वेटेज मिल गया यहाँ पे, और उनकी जो आमदनी है वो 26 गुना ज्यादा बढ़ गई। पहले इनका आमदनी जो है घटता बढ़ता रहा है, कभी ये प्रॉफिट में कंपनियां गई है, कभी लॉस में गई है। ठीक है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कभी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन ये जो मैग्ना कार्टा या ये जो विशेषाधिकार प्राप्त हुआ इस कंपनी का, इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और व्यापारिक रूप से हर हमेशा जो है लगातार जो है फायदे में रही है कंपनी, और 26 गुना इसका ज्यादा मुनाफा बढ़ गया। अब क्या हुआ कि अब ये यहां से इन्होंने क्या किया कि अपना इंटरेस्ट जो है आर्थिक से हटा करके, मतलब इनका इंटरेस्ट आर्थिक को छोड़ करके क्या होने लग गया, राजनीतिक।
अब इनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल होने लग गया। अब ये ऐसा मानने लगे कि जो हमें पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1717 तक की बात हुई, ये इसकी जर्नी की बात हुई जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। कहाँ से कहाँ तक? 1599 से लेकर के अप टू 1717 तक की बात की है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उस राज्य की जिस राज्य में सर्वाधिक फोकस किया अंग्रेजों ने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया उस स्टेट को, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया उस इलाके को। ठीक है ना, और और सबसे पहला जो दबदबा है, अपना जो कैप्चरिंग, अपना जो नियंत्रण है, वो इसी स्टेट में स्थापित किया अंग्रेजों ने। ठीक है, अब इसके क्या क्या कारण थे वो अब देखते हैं हम लोग कि पहला चीज है, बंगाल में उपजाऊ जमीनें थी, क्योंकि ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और का जो इलाका है, ये नदियों का इलाका है, और नदियां प्रत्येक वर्ष जो है नई नई मिट्टियां लाती थी, और काफी फर्टाइल लैंड था इस बंगाल के पास में। पहला चीज, पहली जो इकोनॉमी थी या जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? कृषि का था, और कृषि यहाँ पे काफी उन्नत अवस्था में थी। इसके बाद क्या है, कृषि जो है वो उन्नत अवस्था में होना। तीसरा फैक्टर्स ये है कि सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था उस समय में बंगाल। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा सेंटर जो है बंगाल हुआ करता था, आज भी है। बांग्लादेश की यदि हम लोग बात करें, चिटगांव की बात करें या ढाका की बात करें, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा इलाका है जो सूती वस्त्र उद्योग का आज भी बहुत बड़ा सेंटर जो है, और जिसको लेकर के आज वर्तमान में अभी प्रॉब्लम चल भी रहा है इंडिया और बांग्लादेश का। ठीक है ना, तो सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा सेंटर पहले भी हुआ करता था और आज भी है। एक चीज और एक खास बात है कि जो हम लोग यदि बात करें सूती वस्त्र उद्योग में, तो एक सूती वस्त्र पाया जाता था बंगाल के इलाके में जिसको कहा जाता था मलमल। मल मल इसका उत्पादन जो है ढाका में विशेष तौर पे होता था, और इसका जो इस्तेमाल है रॉयल ड्रेसेस के तौर पे पूरी दुनिया में की जाती थी। दैट मीन्स कि जिसको कहा जाता है शाही पोशाक, शाही पोशाक के तौर पे इस मलमल का इस्तेमाल होता था। और इसके इनकम से 90% से ज्यादा का जो इनकम है प्रारंभिक समय में, वो इस मलमल से अंग्रेजों का होता था। और यदि हम लोग 1947 तक की बात करें, तो 1947 तक अंग्रेजों का क्या है कि 50% से ज्यादा का जो प्रॉफिट है, ज्यादा का जो ट्रेड है, वो सिर्फ और सिर्फ ये किसका क्या करते थे? मलमल का। मैंने स्टार्टिंग के ही वीडियो में बताया है कि मसाले और सूती वस्त्र, ये दो काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिसके लिए जो यूरोपियंस यहाँ पे आए हैं, और उन्होंने क्या किया है कि इस व्यापार पे, इस कंट्री पे, इस क्षेत्र पे अपना दबदबा जो है स्थापित किया है। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर हो गया, उपजाऊ जमीन, कृषि, सूती वस्त्र उद्योग का जो है विकसित होना। और फिर इसके साथ में यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री और आर्टिफैक्ट्स इंडस्ट्री, ये भी काफी उन्नत अवस्था में थी। ठीक है ना, जो आपका हैंडीक्राफ्ट्स उद्योग है, कुटीर उद्योग की बात करें या आर्टिफैक्ट्स की हम लोग बात करें, तो ये भी काफी उन्नत अवस्था में बंगाल में थी। और ये सारे फैक्टर्स जो है बंगाल को स्पेशल कुछ खास बनाते थे। और उनका ये कहना था कि मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमी का जो कॉन्सेंट्रेट, और अच्छा सबसे ज्यादा ट्रेड भी उनका बंगाल से ही हुआ है। और एक चीज क्या होता था कि जैसे अमेरिका की हम लोग बात करें, तो अमेरिका ब्रिटेन के कब्जे में था। यहाँ से ये गोल्ड और सिल्वर जो है ये लाते थे कहाँ? लंदन। और लंदन से फिर ये गोल्ड और सिल्वर कहाँ पे लाते थे? कलकत्ता। क्योंकि कलकत्ता से ही इनका मैक्सिमम ट्रेड होता था। कलकत्ता दैट मीन्स कि बंगाल। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये गोल्ड और सिल्वर जो है ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। गोल्ड और सिल्वर का बंगाल में स्टॉक हो गया, क्योंकि यहाँ कहाँ देख रहे हैं कि अमेरिका से डायरेक्ट फ्लो कहाँ तक बन रहा है गोल्ड और सिल्वर का? इंडिया तक। अब अंग्रेजों ने क्या किया, वो उन्होंने ये कहा कि बंगाल में जो गोल्ड और सिल्वर का जो स्टॉक है,
गोल्ड एंड सिल्वर का जो स्टॉक है, उसी स्टॉक से उन्होंने क्या किया, ये कहा कि अब हम बंगाल को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कैप्चर करेंगे, और इसी गोल्ड और सिल्वर से उन्होंने क्या किया, अपना ट्रेड स्टार्ट किया, अपने ट्रेड को मजबूत किया, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम यहाँ पे खड़ा किया, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेड उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि 1757 का प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा 1599 से लेकर के और आपका जो 1707 तक का टोटल इंसिडेंट हमने देखा, और बंगाल फ्री हुआ है। बंगाल काफी उन्नत है, काफी समृद्ध संपन्न इलाका है बंगाल का, और बंगाल पे सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने फोकस किया है। और आगे हम लोग वीडियो में इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।